जय हिंद दोस्तों। आप सबों ने बोला था कि सर दहेज के बारे में समझा दीजिए और किस किस आईपीसी के सेक्शन में आता है, तो आज इसी के बारे में हम आप लोगों को समझाएंगे। दहेज जो है आईपीसी धारा 498 के ए के तहत आता है। यह जो है महिलाओं के रक्षा के लिए विशेष रूप से बनाया गया। इसको जो है 498 ए महिलाओं के सुरक्षा के उद्देश्य से बनाया गया, लेकिन इसका उपयोग महिला किस तरह से करती है और ये कहाँ गलत करती है और किस तरह से गलत करती है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या इस पर टिप्पणी की है, इन सारे चीज़ों के बारे में हम आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। रात में लिंक नहीं आ पाया था, जिसके वजह से हम एप्लीकेशन पे कोई क्लास नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एप्लीकेशन मेरा नहीं है, हम दूसरे के एप्लीकेशन पे पढ़ाते हैं। तो जब तक लिंक नहीं आएगा तब तक हम क्लास नहीं ले सकते हैं। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए 498 ए में दहेज के बारे में कहा गया। दहेज जब ये किसी लड़का के द्वारा लड़की वाले से मांगा गया रकम होता है, उससे हम दहेज बोलते हैं। जैसे कि आप लोग शादी ब्याह में देखते हैं कि तय होता है कि आप क्या दे सकते हैं, कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। इस तरह से चीज़ आप गाँवों में भी देखते होंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दहेज बोलते हैं। दहेज में लोग क्या करते हैं, मोटरसाइकिल, साइकिल, घड़ी, टीवी, रेडियो, ये सारे चीज़ें मांगते हैं, तो उसे हम लोग दहेज कहते हैं। अब दहेज में क्या होता है, ये जो धारा बनाया गया आईपीसी धारा 498 ये जो बनाया गया, आईपीसी की धारा 498 ए का उद्देश्य एक ही चीज़ है, स्त्रियों की रक्षा, यानी महिला की रक्षा। अब इसमें क्या होता है कि पति के द्वारा बहुत सारा सताया जाता है कि तुम्हारे पिताजी ये नहीं दिए, वो नहीं दिए, मैंने बहुत सारे सामान को तो उसके लिए इस धारा को लाया गया, यानी आईपीसी धारा 498 ए लाया गया। अब देखिए इसमें होता क्या है, ऐसे हर पति पत्नी में छोटी बड़ी अनबन होती रहती है। ये हम नहीं कहते हैं कि एक पति पत्नी जो हैं उनके बीच कभी अनबन नहीं होता है। भाई परिवार है तो उसमें लफड़ा होना ही होना है। किचन में जाइएगा तो जहाँ बर्तन रखा है वहाँ ढबढेरा लड़बे करेगा क्या। तो पति से रक्षा करने के लिए और उसके रिश्तेदारों से रक्षा करने के लिए, यानी महिलाओं की रक्षा करने के लिए आईपीसी धारा 498 बनाया गया। अब ये लागू कब होता है, इस चीज़ को हम देखेंगे। लागू कब होता है, जब पति अपने पत्नी को दहेज के लिए प्रतिपादित करता है, यानी मारता है, पीटता है, गाली देता है, उस समय 498 ए लगता है। पत्नी क्या करेगी, पुलिस स्टेशन जाएगी और दहेज के लिए, यानी दहेज पे केस लिखवाएगी। थाना प्रभारी से बोलेगी कि मेरे पति दहेज के लिए मुझे मारते पीटते हैं, गाली देते हैं, घर से निकाल दिए हैं। तो उस स्थिति में जो आपके अधिकारी हैं वो आपको आईपीसी धारा 498 आप पे लगाएंगे। या फिर कोई रिश्तेदार, कोई नातेदार, रिश्तेदार में जैसे बहन हो जाती है, क्योंकि आप लोग बहन का नेचर जानबे करते हैं भौजाई के साथ क्या होता है, तो ये प्रकृति नेचुरल तरीका है। पर्दे बहन बोल देती है भौजाई को कभी कि तुम्हारे नैयर से मिला क्या मिला है, या फिर कह देती है तुम्हारे पिताजी ये नहीं दिए, इतना तय किए वो नहीं दिए।
तो इस तरह से ताना मारना या तंग करना भी ये 498 के तहत आते हैं, 498 के तहत आते हैं। या पति उस्का देता है, कुछ ऐसा शब्द बोल देता है जिसे पत्नी आत्महत्या कर लेती है, तब भी 498 ए का धारा लगता है। अब देखिए, दिल्ली की एक अदालत ने टिप्पणी किया था और बहुत साफ शब्दों में उसने टिप्पणी किया था। अब इसमें वो टिप्पणी क्या किया कि हर कोई महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ता रहता है, लेकिन कोई पुरुषों की इज्जत और आत्मसम्मान के बारे में बात नहीं करता। ऐसे पुरुषों के लिए कानून कहाँ है जो महिलाओं द्वारा झूठे केस में फंसा दिए जाते हैं। शायद इस बारे में कदम उठाने का वक्त आ चुका है। दिल्ली के एक निचली अदालत ने इस शब्द को बयान किया था। यानी कहने का अर्थ है कि अदालत ये कहना चाहता है कि बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं कि अपने पति को, अपने रिश्तेदार को केस में फंसा देती है, झूठा केस करा देगी, झूठा FIR करा देगी, और जिसमें कहेगी कि मेरे पति मुझे पीटे हैं, मारे हैं, गाली दिए हैं। तो उस स्थिति में तो झूठा केस कर देगी। तो महिलाओं के अधिकार के बारे में सब कोई बात करता है, लेकिन पुरुषों के अधिकार के बारे में कोई बात नहीं करता है। अब ये 498 ए सांसद ने वर्ष 1983 में लाया। सांसद ने इसको कब लाया? संसद ने आईपीसी धारा 498 जो है 1983 ईस्वी में लाया। 1983 ईस्वी में जोड़ा था। अब इसमें क्या होता है कि 498 के तहत अगर आप पे मामला दर्ज हो गया तो गैर जमानती है। सिर्फ FIR में नाम लिखवा देने के आधार पर पति और उसके परिवार के लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी FIR में जब इसके तहत आप पे मुकदमा हो गया, नाम लिखवा दिया गया, तो उसके आधार पे आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहुत सारे जानकार ये मानते हैं कि 498 ए जो है, 498 ए जो दहेज के लिए धारा बनाया गया है, वह पति पक्ष को परेशान करने के लिए बनाया गया है। अब देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार 2012 में, वर्ष 2012 में 498 के तहत 1,97,762 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2012 में 498 ए के तहत 1,97,762 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वर्ष 2012 में धारा 498 के तहत गिरफ्तारी लोगों में 25% महिलाएं थी। 25% महिलाएं थी। जैसे महिलाएं में सास हो गई, दयादिन हो गई, दयादिन की लड़कियां हो गई, पति के बहन हो गए। इस तरह से 25% इसमें महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था वर्ष 2012 में। अब जब ये 498 ए के तहत दर्ज मामलों का चार्जशीट दाखिल करने की जो दर थी वो थी 93.6% थी। अब इसमें रहा कि अब इतने लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन दोषी कितने % लोग मिले? तो मात्र 15% लोग ही इसके तहत
दोषी पाए गए, 15% लोग ही दोषी पाए गए। वर्ष 2011 से 2013 तक के दौरान 498 ए के तहत 31,293 मामले को दर्ज किया गया। यानी 2011 से लेकर 2013 तक जो केस दर्ज किया गया 498 के तहत, उसमें 31,293 केस को दर्ज किया गया। यानी नहीं, ये 31,293 फर्जी साबित हो गए। यानी 2011 से लेकर 2013 तक क्या हुआ कि ये मामला फर्जी साबित हो गए। यानी जितना गिरफ्तारी किया गया था उसके बीच में 31,293 मामले जो थे वो फर्जी साबित हो गए, यानी वो गलत साबित हो गए। जो आरोप लगाए गए थे ना, वो झूठा आरोप लगाए गए थे। अब झूठा आरोप कैसे लगाया जाता है? जैसे कि पति पत्नी में झगड़ा हुआ, थोड़ी सी छोटी सी बातों के लिए हुआ, पति ने कुछ कह दिया या एक हाथ लगा दिया, पत्नी उठी जाकर थाना में एफआईआर करा दी और उसमें बोल दी कि मेरे साथ दहेज के लिए मारपीट किया जा रहा है, गाली गलौज किया जा रहा है, मुझे घर से निकाला जा रहा है। तो ये 31,293 मामले जो फर्जी साबित हुआ। 19 जुलाई 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने धारा 498 ए को कानूनी आतंकवाद की संज्ञा दे दी। यानी 19 जुलाई 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि 498 ए को कानूनी आतंकवाद का दर्जा दे दिया। 11 जून 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पतियों को अपनी स्वतंत्रता को भूल जाना चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट 11 जून 2010 को ये बात बोला कि पतियों को अपनी स्वतंत्रता की अब आज़ादी भूल जाना चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से आईपीसी धारा 498 ए में संशोधन करने के लिए कहा। यानी बोला कि अब इसको आप सुधारिए। यानी भारत सरकार को ये इजाज़त दिया कि 498 ए जो है, आईपीसी सेक्शन 498 जो है, इसको आप सुधारिए। 22 अगस्त 2010 को केंद्र सरकार ने सभी राज्यों की पुलिस को धारा 498 ए के प्रावधानों को दुरुपयोग के बारे में चेतावनी दी। यानी केंद्र सरकार ने 22 अगस्त 2010 को ये बोल दिया कि आप किसी को भी अगर इसके तहत गिरफ्तार करते हैं, यानी 498 ए के तहत गिरफ्तार करते हैं, तो बारीकी से करें। क्या उस पर जो आरोप लगाया गया है वो झूठा आरोप है या सही आरोप है, तभी लगा सकते हैं, वरना नहीं लगा सकते हैं। नवंबर 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर के नाम पर लिखवा देने से पति पक्ष के लोगों के खिलाफ धारा 498 ए के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए। यानी नवंबर 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर जो आप कर रहे हैं पति पक्ष के लोगों के खिलाफ धारा 498 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की बहुत सरलता से, दहेज उत्पीड़न विरोधी धारा 498 ए का पत्नियों द्वारा जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। धारा 498 ए में उपयोग के गैर जमानती होने के कारण कई असंतुष्ट पत्नियां इसे अपने पतियों के विरुद्ध हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। यानी 498 ए के तहत तो मामला दर्ज करा रही हैं पत्नियां, लेकिन वो
हथियार की तरह उसका इस्तेमाल कर रही है। ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी में कहा। धारा 498 के तहत गिरफ्तारी व्यक्ति को अपमानित भी करती है। यानी 498, जैसे कि मान लीजिए कि हमने अपने पत्नी को नहीं पीटा, ना कुछ बोला, ना दहेज के लिए, अब वो गई किसी बात से नाराज़ होकर थाने में 498 के तहत केस कर दी और मुझे गिरफ्तारी हुआ, तो उस समय क्या हुआ कि मुझे खुद अपमानित महसूस होगा और हमेशा के लिए उस पर धब्बा लगती है। धारा 498 पति पक्ष के लोगों को परेशान करने का सबसे आसान तरीका है। पति और उसके रिश्तेदार को इस प्रधावना के तहत गिरफ्तार करना बहुत आसान है। यानी 498 के तहत पति या उसके रिश्तेदार को गिरफ्तार करना बहुत आसान तरीका है। उनके मामलों में पति के दादा दादी, विदेश में दशकों से रहने वाली उसकी बहन को गिरफ्तार किया गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये खुद कहा कि ये जो मामला है 498 जो है ना, इसके तहत दादा दादी दशकों से किसी की बहन अगर विदेश में रह रही है तभी भी उसको गिरफ्तार करने के इसके तहत बहुत आसान तरीका है। सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार को निर्देश दिया, देश में पुलिस अभी तक ब्रिटिश सोच से बाहर नहीं निकलती है। पुलिस अधिकारियों के पास तुरंत गिरफ्तारी का शीघ्र भ्रष्टाचार का बड़ा स्रोत है। सभी राज्य सरकारें पुलिस को हिदायत दे कि धारा 498 के तहत मामला दर्ज होने पर तुरंत गिरफ्तारी न करें। पुलिस अधिकारी के लिए ये उचित होगा कि आरोपी की सच्चाई को थोड़ी बहुत जांच किए बगैर कोई गिरफ्तारी नहीं की जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ठीक है, ये सब चीज़ ठीक है, तंग किया जा रहा हो, लेकिन जब कोई महिला 498 के तहत मुकदमा कराती है अपने पति पे, अपने पति के रिश्तेदार पे, तो उसकी थोड़ी बहुत जांच करने के बाद राज्य पुलिस यानी राज्य सरकार की जो पुलिस है तभी गिरफ्तारी करे। अब देखिए 498 का गलत उपयोग कैसे होता है। एक बार मुकदमा दर्ज करवा देने के बाद समझौता करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं रखा गया है। यानी इसमें अगर कोई महिला आईपीसी धारा 498 के तहत मुकदमा कर देती है तो इसमें कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है कि जिससे आप समझौता करके बच सकते हैं। मुकदमा दर्ज कराने के बाद पति पक्ष को मुकदमा को सामना करना ही पड़ता है। यानी 498 के तहत अगर आप में मुकदमा हो गया तो उसका सामना आपको करना ही पड़ेगा। आरोपी को यह साबित करना होता है कि वो निर्दोष है। यानी जिस पे आरोप लग गया, पत्नी आरोप लगा दी कि आपने मुझे दहेज के लिए पीटा है, तब हम केस किए, तो आपको साबित करना पड़ेगा कि हम दोषी नहीं हैं। अब देखिए, अगर आरोप साबित नहीं होता है तो पत्नी के खिलाफ सिर्फ 1000 का जुर्माना, 1000 रुपये का जुर्माना, 1000 रुपये का जुर्माना, एकदम मामूली रकम जुर्माना लगाकर उसको छोड़ दिया जाता है। अब देखिए, झूठा मुकदमा एफआईआर कराने के लिए महिलाओं के लिए इसके तहत 498 के तहत खुद ब खुद एफआईआर का कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है, तो आपने 498 के बारे में समझ के कि 498 क्या है और कब कब सुप्रीम कोर्ट ने और क्या टिप्पणियां की और कब कब संशोधन करने के लिए बोला है। अब एक चीज़ आप लोगों को हम समझा देना चाहते हैं,
एक चीज़ आप लोग को समझा देना चाहते हैं कि कोई बात नहीं, दहेज लेना कानूनी अपराध है तो दहेज देना भी एक तरह से कानूनी अपराध है। हर लड़की अपने माँ बाप के लिए परी होती है, हर लड़की अपने माँ बाप के लिए परी होती है। मुकेश कुमार जी बोल रहे हैं कि क्या सर आपकी शादी नहीं हुई है? नहीं हुई है मुकेश जी। क्या आप दहेज लेने वाले हैं? तभी तो पूछ रहे हैं। देख लीजिए 498 ये क्या कहता है, इसके तहत गिरफ्तारी तुरंत हो जाएगी। जी तो वो अपने माँ बाप के लिए क्या होती है? परी होती है। तो एक पिता जो है ना, अपने लड़की को बहुत संभाल कर पोसते हैं, बहुत संभाल कर पालते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और एक दिन ऐसा आता है उनके सामने, उनकी खुद की बेटी उनसे दूर चली जाती है। पिता जब अपने लड़की की शादी करते हैं ना, तो उस समय नहीं रोते हैं, जयमाला तक नहीं रोते हैं, मेहमानों के स्वागत में लगे रहते हैं कि मेहमान आए हैं उनका कैसे स्वागत करें। अगर एक बेटी का सगाई भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि आज मेरी बेटी का एक नया सपना सा मिल रहा है, एक सपना मिल रहा है। लेकिन जब पिता उस समय बहुत ज़्यादा रोते हैं जब वह अपने बेटी की मांग में सिंदूर देखते हैं, और वहाँ लग जाता है कि आज मेरी परी अब हमसे बहुत दूर जा रही है, बहुत ज़्यादा दूर जा रही है। एक चीज़ और है, ये प्रचलन सबसे ज़्यादा बिहार और उत्तर प्रदेश में है। बिहार और उत्तर प्रदेश में है। बिहार के एक जिला है, वो जिला है समस्तीपुर। बिहार का एक जिला है समस्तीपुर, इसमें सबसे ज़्यादा दहेज का मांग होता है। आप लोग को ये भी हम बता दें कि इसमें इतना ज़्यादा दहेज के लिए मांग होता है ना, कि हमको तो ये उम्मीद लगता है ना कि समस्तीपुर वालों के लोग के लिए, समस्तीपुर वाले लोग के लिए हमको ये उम्मीद लगता है कि शायद जिस दिन बेटा पैदा होता है ना, उसी दिन वो सोच लेते हैं कि जो बहू आएगी ना, तो बेटा के जन्म से लेके और पोसने तक, शादी करने की खर्चा तक हम बहू से मांग लेंगे। ये समस्तीपुर वालों के लिए सबसे बड़ी सोच है। तो मैं यही निवेदन करूँगा हर माँ बाप से कि भैया आप कहीं भी अपने लड़की को शादी कीजिए, लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि समस्तीपुर में आप अपने लड़की का शादी कभी भी मत कीजिएगा। क्योंकि जिस दिन आप समस्तीपुर में अपने लड़की की शादी कर दीजिएगा ना, उस जिला के अंदर, उस दिन आपकी लड़की जीते जी मर जाएगी। अगर आपकी सकान नहीं है ना, तो आप उससे मार दीजिएगा, मगर समस्तीपुर में शादी मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी परी जिंदा रहेगी, बस सास ससुर ननद इन सारे से इतना तनाव में रहेगी ना कि वो जीते जी भी मृत्यु के समान रहेगी। ये समस्तीपुर वाले लोग ऐसे होते हैं, मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ, मैं खुद जानता हूँ ये लोग किस कैटेगरी के इंसान हैं। तो मैं हर माँ बाप से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने परी को समस्तीपुर ज़िला में कभी भी शादी मत कीजिएगा।